Welcome students in my biology classes for REIT level 2 students. Clear? In this class, इस क्लास में हम REIT level 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो है सेल डिवीजन, या हम हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। लास्ट क्लास में हमने कोशिका के बारे में किया था, यहाँ पे कोशिका विभाजन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में डिस्कस करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई एक कोशिका दो कोशिकाओं में या कोई एक कोशिका चार कोशिकाओं में विभक्त होती है, वह कहलाता है कोशिका विभाजन। अर्थात या तो कोशिका दो कोशिकाओं में विभक्त होगी या चार कोशिकाओं में विभक्त होगी, तो यह कहलाता है कोशिका विभाजन, जो इसकी सामान्य परिभाषा में आता है। हमें यह देखना है कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो परिभाषा के बाद में हम देखते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमने इस प्रकार के लिए, इसके टाइप्स के लिए हमने तीन नाम लिखते हैं। सबसे पहले है असूत्री विभाजन, सेकंड है समसूत्री विभाजन और थर्ड नाम है अर्धसूत्री विभाजन। तीन नाम है, परिभाषा वगैरह सब कुछ आपको नोट्स में पढ़ा होगा आपने। यहाँ हम इसके बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। असूत्री विभाजन सबसे पहले लेते हैं। अ, जहाँ कहीं भी अ आता है उसका मतलब होता है अनुपस्थित या एब्सेंट। सूत्री मतलब सूत्र। तो इस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों का, संगठित गुणसूत्रों का टूटना, अलग होना या किसी भी प्रकार के सूत्र या गुणसूत्र से संबंधित कोई भी परिवर्तन हुए बिना जनक कोशिका, एक जनक, केवल एक जनक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, तो ये कहलाता है असूत्री विभाजन। तो इस विभाजन में क्या हुआ कि किसी भी प्रकार के गुणसूत्रों का, जैसे ये गुणसूत्र है, इन गुणसूत्रों का न तो विभाजन हुआ न पृथक्करण हुआ। तो न तो विभाजन न पृथक्करण या न किसी संगठन हुआ, तो इस प्रकार का विभाजन असूत्री विभाजन कहलाता है। तो ये तो हुई इसकी परिभाषा कि बिना सूत्र के विभाजन सामान्य रूप से हम बोल सकते हैं। अब आता है जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो असूत्री विभाजन सामान्य रूप से उनमें पाया जाता है जिनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब अलैंगिक जनन किन में पाया जाता है? तो अलैंगिक जनन हमने बात की थी प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स जो थे, ठीक है, प्रोकैरियोट्स मतलब क्या हुआ कि प्रोकैरियोट्स का मतलब हुआ कि जीवाणुओं में, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो थे, ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी, इन सारे जीवाणुओं में, मोनेरा ग्रुप के सदस्यों के अंदर, इन सब के अंदर असूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्थात इनका केंद्रक विभाजित तो होता है, लेकिन उस विभाजन में सूत्र यानी गुणसूत्र भाग नहीं लेते हैं या गुणसूत्र विभाजित नहीं होते हैं। पूरी पैरेंट बॉडी का न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है वो विभक्त होता है। तो ये असूत्री विभाजन से संबंधित पॉइंट हुए। वापस रिपीट करते हैं इसको। असूत्री यानी सूत्र अनुपस्थित किसमें मिलेंगे? अलैंगिक जनन करने वाले जीव। और डेप्थ में जाते हैं, अलैंगिक जनन करने वाले जीव प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे जीवाणु है, पीपीएलओ है, माइकोप्लाज्मा वगैरह जो हैं, इन सब के अंदर ये असूत्री विभाजन पाया जाता है। उच्च वर्ग के पादप और जीवों में ये नहीं पाया जाता है। तो ये असूत्री विभाजन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अब लेते हैं नेक्स्ट हम समसूत्री विभाजन के बारे में। समसूत्री, सम का मतलब होता है समान,
और सूत्री यहाँ मैंने बताया ना, सूत्र का मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं गुणसूत्र। तो परिभाषा क्या बनी कि वह कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होती है तथा विभक्त होने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, तो वह कहलाता है समसूत्री विभाजन। जैसे हम लेते हैं उदाहरण ये है, मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर मनुष्य की एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभक्त होगी तो दोनों के अंदर 46 गुणसूत्र होंगे। तो ये विभाजन जो कहलाता है समसूत्री विभाजन कहलाता है। अर्थात जनक कोशिका में जितने गुणसूत्र हैं उतने ही पुत्री कोशिकाओं में भी है, तो ये कहलाता है समसूत्री विभाजन, अर्थात सूत्रों का समान विभाजन। अब ये मिलता कहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट है। ये तो उसकी परिभाषा इसकी ये मिलेगा। सबसे अच्छा इसका उदाहरण है, सारे जितने भी जीव हैं उनमें नंबर 1 पे उनकी कायिक कोशिका। कायिक कोशिका मतलब जनन अंगों में पाई जाने वाली कोशिका के अतिरिक्त शरीर की सारी कोशिकाएं कायिक कोशिका कहलाती है। तो उन कायिक कोशिकाओं में जो विभाजन है वो समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है, ठीक है, जिससे ये कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि करती है, जिससे कोशिकाएं घावों को भरती है। तो ये मुख्य रूप से समसूत्री विभाजन की विशेषता हुई है। वापस देखते हैं, समसूत्री का मतलब है समान गुणसूत्रों के विभक्त होने को, अर्थात वह विभाजन जिसमें एक जनक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में समान गुणसूत्रों को रखते हुए विभाजित हो रही है, तो वो समसूत्री विभाजन कहलाता है। उदाहरण सभी कायिक कोशिकाओं में, ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। अब आगे हम इसके बाद में इसके कोशिका चक्र के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण के बारे में देख रहे हैं। नंबर 3 पे आता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री तो लगभग सब जगह मिल गया। अब देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन क्या है। अर्धसूत्री विभाजन नाम में है अर्ध। अर्ध का मतलब आधा और सूत्र का मतलब गुणसूत्र। तो वह विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है वह विभाजन कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो परिभाषा पूर्ण क्या हुई कि वह प्रक्रिया जिसमें जनक कोशिका दो और फिर आगे दो में पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होती है और प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, तो वह कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। इसको एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। मनुष्य में 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, दो में विभक्त हो गए, 23 गुणसूत्र आ गए और आगे भी ये 23 गुणसूत्र ही इसमें जाएंगे, ठीक है। तो एक जनक से समसूत्री विभाजन में तो हमने देखा गुणसूत्रों की संख्या समान है, एक जनक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही है, लेकिन यहाँ पे जनक में 46 है, यहाँ पे 23 गुणसूत्र है। पहला अंतर, दो कोशिकाओं की जगह कुल 4 कोशिकाएं बन रही है अर्धसूत्री विभाजन में। तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और कोशिकाओं की संख्या 4 होती है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन है। अब अर्धसूत्री विभाजन मिलता किसमें है? अर्धसूत्री विभाजन जनन के लिए विशिष्ट होता है, अतः लैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर, लैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर ये विभाजन मिलता है, ठीक है। अब आता है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर ये विभाजन मिलता है, तो क्या कारण है कि ये अलग से ही अर्धसूत्री विभाजन इनमें मिलता है? तो इस चीज को हम देखेंगे। यहाँ पे मनुष्य में लेते हैं उदाहरण 46 क्रोमोसोम और सारी कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा 46 और 46 गुणसूत्रों की दो कोशिकाएं बनी। अब मान लेते हैं मनुष्य के अंदर जनन में, लैंगिक जनन में भी अगर समसूत्री विभाजन होता तो क्या होता? 46 क्रोमोसोम, इससे दो युग्मक बने, उनके पास में भी मान लेते हैं 46 गुणसूत्र चले गए।
ये मान लेते हैं एक नर युग्मक बना। ऐसे ही 46 गुणसूत्र दूसरे वाले पार्ट में, यहाँ पर भी मान लेते हैं कि युग्मक जनन से 2 बने और ये है दूसरा मादा युग्मक। तो यहाँ पे नर युग्मक और ये मादा युग्मक। अब जब निषेचन प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन में, तो दोनों युग्मक मिलके और इसके हिसाब से 92 क्रोमोसोम बनाएंगे, क्योंकि दोनों युग्मक मिलते हैं। तो 92 गुणसूत्र जो है, 92 गुणसूत्र जो संतति में होंगे, वो अपने जनक के 46 गुणसूत्रों के डबल हो गए। तो आगे से आगे इनकी संख्या डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा समझाने का ये अभिप्राय है कि अर्धसूत्री विभाजन पुत्री कोशिकाओं में या संततियों में अपने जनक की गुणसूत्रों को स्थायी या समान बनाए रखता है। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तो हर बार गुणसूत्रों की संख्या डबल होती जाएगी। तो ये अर्धसूत्री विभाजन का इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है। गुणसूत्रों की संख्या स्थायी बनाए रखना, नंबर 1। नंबर 2, विभिन्नताएं लाना। ये इसकी मुख्य विशेषता है कि ये विभिन्नताएं लाता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं आती है, अर्थात जनक से संततियों में जो विभिन्नताएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन लेके आएगा। तो जब हम तीनों का कंपैरिजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और चार्ट देखते हैं तो क्या क्या होता है वो देखते हैं। असूत्री विभाजन केवल निम्न वर्ग के जंतुओं के अंदर अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए, जीवाणु है 1 से 2, 2 से 4, ये बढ़ता जाएगा। समसूत्री विभाजन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए, घावों को भरने के लिए, अंगों के विकास के समय, युग्मनस से भ्रूण बनते समय, उन सारी प्रक्रियाओं में होता है ये समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जनन के समय होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभिन्नताएं आती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ऐसी प्रावस्था होती है जिसमें गुणसूत्र के खंड आपस में एक दूसरे से परिवर्तित होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, सॉरी परिवर्तित तो नहीं कह सकते, विनिमय करते हैं, जिससे विभिन्नताएं आती है जनक से संतति में। तो ये अर्धसूत्री विभाजन की, समसूत्री विभाजन की और असूत्री विभाजन की विशेषता, परिभाषा के लेवल तक और उसके उदाहरण। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इन कोशिका विभाजन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, समसूत्री विभाजन की अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं रीड के जितने भी साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, बायोलॉजी के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, वो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आपको करवाऊंगा। थैंक यू।